हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल यू गुड? ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमने अपना लास्ट लेक्चर में हमने किया था सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया हुआ है, सोर्स ऑफ फंड्स का, कि हमने अपने फंड्स को कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल का हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी हम अपने फंड्स को कैसे रेज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहले हमने किस पे किया था? डोमेस्टिक लेवल पर, कि हम अपने फंड्स को कैसे रेज कर सकते हैं डोमेस्टिकली। एक नेशनली बाउंड्रीज तक हमारी सीमित थी कि हम वहीं तक ही अपने फंड्स को रेज कर सकते थे, लेकिन अब ओपन मार्केट, जब से हमारे पास एलपीजी की पॉलिसी आई है 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद क्या है, हमारे लिए ओपन मार्केट हो गई है। हम अपने फंड्स को रेज करने के लिए हम एक डोमेस्टिक लेवल तक ही सीमित नहीं है, अब हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो आज हम पूरी वीडियो में यही करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम फॉरेन से हम क्या करते हैं, फंड्स को रेज करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? फॉरेन कैपिटल आती है। फॉरेन कैपिटल क्या होती है? फॉरेन कैपिटल हैज बीन given a significant role. It has been changing over time. In the early phase of planning, foreign capital has been used as a mean of supplement domestic investment. Later on, there were technology collaboration between foreign and Indian entrepreneurs, but July 1991, there has been a tremendous change in गवर्नमेंट पॉलिसीज अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यही बताया गया है कि 1991 में जब पॉलिसी आई एलपीजी की, तो उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन के साथ इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स क्या हुए, इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ से इंडियन बाहर इन्वेस्ट करने लगे, तो फॉरेन कैपिटल इधर उधर आने लगी। मीन्स फ्लो ऑफ कैश का क्या हो गया? इंक्रीज होने लगा। तो कैपिटल इधर से उधर बार बार जाने लगी। तो ये फॉरेन क्या होता है, इससे कैपिटल हमारे पास आती है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत पड़ी, इससे क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, हमारे जो रिसोर्सेज है प्रॉपर यूटिलाइज होने लगे, इकोनॉमिकली ग्रोथ होने लगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स फॉरेन कैपिटल नेसेसिटी बन गई। आज के टाइम में हमारी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है फॉरेन कैपिटल पर भी, क्योंकि हम अकेले खाली डोमेस्टिक लेवल पर वो ग्रोथ नहीं कर सकते जो हम ग्लोबलाइज होकर ग्रोथ कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो स्कैर्स है, मीन्स रिसोर्सेज कम है, उनको हम क्या कर सकते हैं? हम बाहर से रिसोर्सेज को अवेलेबल मीन्स अपने लिए ले सकते हैं, लेबर को यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा? कैपिटल का फ्लो होगा। उसके बाद हमारा आता है कि किस किस फॉर्म में हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। फॉरेन कैपिटल हमारे पास किस किस फॉर्म में आ सकती है? हम पहले इंडिया को लेकर चलते हैं कि इंडिया हमारी कंट्री है, तो हमारे इंडिया के अलावा बाहर से जब पैसा आता है तो वो क्या है हमारे लिए? फॉरेन कैपिटल है। किस किस फॉर्म में हमारे पास आ सकती है? फर्स्ट आता है, देखिए, ऑफिशियल लेवल पर। ऑफिशियली लेवल क्या होता है? ऑफिशियल लेवल जैसे हमारे पास ग्रांट में पैसा आता है, जैसे क्या हुआ, अब हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, आप सबको पता ही होगा। तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो वर्ल्ड बैंक हमें कंसेशनल लोन पर हमें पैसा भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे पास फॉरेन कैपिटल आती है, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट पर हम क्या कर सकते हैं? हम लॉन्ग टाइम के लिए लोन को ले सकते हैं। उसके अलावा गिफ्ट, जैसे अब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करते हैं? हम गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो इसी तरह एक गवर्नमेंट जब दूसरे कंट्री में जाती है तो वो क्या करती है? उसको एज अ प्रेजेंट देती है। तो उस फॉर्म में भी हमारे पास क्या आती है? फॉरेन कैपिटल। मीन्स अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में कोई प्रोग्राम होता है तो बाहर से पीएम आते हैं और दूसरी कंट्रीज के, तो वो क्या करते हैं? आके कभी प्रेजेंट्स भी दे देते हैं। तो जो प्रेजेंट्स देते हैं वो किस में होता है? फॉरेन कैपिटल में होता है। तो इस फॉर्म में भी हमारे पास फॉरेन कैपिटल आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एड्स की फॉर्म में आता है, मीन सहायता की फॉर्म में हमें मिल जाती है। वो कैसे होता है? जैसे जस्ट सपोज एक किसी कंट्री में फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस कंट्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं? उसकी हेल्प करती हैं। वो हेल्प करती हैं तो मीन्स उनके पास फॉरेन कैपिटल आती है, फॉरेन से पैसा आता है और उनकी क्या होती है? फिर उनकी हेल्प हो जाती है। तो एक तो होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल लेवल पर, और एक होता है हमारे पास कि प्राइवेट। प्राइवेटली कैसे कैसे आती है? एक होता है एफडीआई की फॉर्म में आता है और एक होता है एफबीआई की फॉर्म में। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
और एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट मीन्स पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, जैसे नाम से ही क्लियर है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, दूसरी कंट्री में जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। वो हम कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक तो होता है फुली ऑइंड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एक्वाजिशन। फुली ऑइंड सब्सिडरी मीन्स अपनी एक यूनिट को वहां जाकर एस्टेब्लिश करना, मीन्स अपनी सब्सिडरी लगा देना वहां पर जाके। ओके, उससे क्या होगा? FDI मीन्स हमने डायरेक्टली जाकर वहां पर ही इन्वेस्ट कर दिया। ज्वाइंट वेंचर हम वहां पर जाके किसी और के साथ मिलकर काम जब करते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर एक्वाजिशन एक्वायर कर लेते हैं हम वहां की किसी कंपनी को, अपने अंडर ले लेते हैं, तो उसको भी बोलते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका बेनिफिट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट दोनों कंट्रीज को होता है, होम कंट्री को भी होता है, होस्ट कंट्री को भी होता है। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर वहां जाकर अपनी खुद की अगर हम सब्सिडरी खोल देते हैं, तो पहले तो देखिए हमें क्या फायदा होगा। हमने वहां जाके अपनी खुद की खोली सब्सिडरी, तो हम वहां पर जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ बेनिफिट होगा तभी हम जा रहे हैं। मीन्स या तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, हमें लेबर है, तो अगर हमें चीपेस्ट रेट पर मिलेगी तो हम यही सोचेंगे कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन करके वहां भेजने की बजाय हम क्या करेंगे, वहां जाकर के अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करना। तो हमें उससे बेनिफिट मिला। और वहां वाली कंट्री को क्या बेनिफिट मिला, जो कि होम कंट्री है, उसकी जो लेबर है जो अनएम्प्लॉयड थी उनको क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और जैसे ही हम वहां पर जाएंगे तो वहां पर क्या कर सकते हैं, हम अपने फंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं जो कि फॉरेन कैपिटल के। वहीं पर जाकर हमने क्या किया, अपने शेयर्स को इशू कर दिया, तो वहां वाली जो कंट्री है वहां के लोगों ने इसको क्या किया, सब्सक्राइब किया। और उनको उनके पास क्या हुआ, हमारी कंपनी के शेयर्स मिल गए, हमें वहां से क्या मिल गया, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। ये तो था FDI के लिए, कि हमने वहां जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट किया। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम वहां डायरेक्टली नहीं जाते हैं, हम वहां पर किस किस फॉर्म में अपने पैसे को रेज कर सकते हैं, अब वो देखिए। वहां पर हम कर सकते हैं डेट की फॉर्म में, और ये कर सकते हैं हम शेयर्स की, डिबेंचर्स की फॉर्म में। FCCB एंड FCEB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ये क्या है हमारा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ओके। और ये होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। और DR क्या होते हैं? डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब आइए हम इनको डिटेल में करते हैं। पहले देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था, जिसमें हमने कर लिया कि डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करना। और पोर्टफोलियो में क्या होता है? पोर्टफोलियो में हम वहां की सिक्योरिटीज से, हम अपनी सिक्योरिटीज को वहां इशू करते हैं, और क्या करते हैं, वहां से अपने फंड्स को हम रेज कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। It does not provide the investor with direct ownership of the company assets and is relatively liquid depending on the volatility ऑफ द मार्केट। दैट मीन्स आप वहां पर जाके खुद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट डिविडेंड की फॉर्म में जो पैसा मिलेगा। मीन्स हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां जाके अपना खुद का सब्सिडरी नहीं खोल रहे हैं, हम वहां पर किसी दूसरी कंपनी में अगर हम किसी शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, या फिर हम वहां से ही कोई अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसे बोलते हैं हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FCCB क्या होता है? FCCB स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। इन्हें हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था आपको। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर डेट एंड इक्विटी दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें बोला जाता है कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स उन्हें एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, और उनको बाद में कंपनी का ऑनर भी बना दिया जाता है। वो हम कैसे करते हैं? एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उनको मिल जाता है, मीन्स इशू जो किया जाता है, FCCB को इशू करते हैं कंपनी। तो FCCB को जो भी इन्वेस्टर लेते हैं, तो उनको क्या अथॉरिटी दी जाती है? उनको एक फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट मिलता है, प्लस रिपेमेंट वैल्यू उनकी जो भी FCCB की बॉन्ड्स की होगी वो मिलेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको ये राइट दिया जाता है कि वो क्या करवा सकते हैं, अपने बॉन्ड्स को वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लेकिन वो अगर इस ऑप्शन को चूज करते हैं, तो ही वो उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर वो चूज नहीं करते हैं तो उसको कन्वर्ट नहीं करवाते, तो उनको एक फिक्स्ड रेट से मिलता रहेगा, और उनको क्या करेगा, रिडेम्पशन पे उनको फेस वैल्यू पे कर दी जाती है। इसका बेनिफिट क्या रहता है?
जो कंपनी इश्यू करती है उसको बेनिफिट ये रहता है कि उसको लो रेट पर उसे इंटरेस्ट पे करना होता है इसे, और उसको पैसा मिल जाता है। और उस कंट्री वाले इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है, उसको ये बेनिफिट होता है कि अगर वो उसको ले लेगा तो वो इन फ्यूचर भी अगर उसका मतलब अगर वो उसका शेयर होल्डर बनना चाहता है तो वो उससे बन सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास है ऑप्शन, अगर करेंसी का प्राइस उसके फेवर में होता है तो वो कन्वर्ट करवा लेगा। अगर उसका प्राइस उसके फेवर में नहीं होता तो उसको क्या करेगा, वो अपने इस राइट को छोड़ देता है। दैट मीन्स वो उस पर एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट लेता रहेगा और उसको रिडेम्पशन वैल्यू उसकी मिल जाएगी। इसे बोलते हैं हम एफसीसीपी। यानी कि इसमें क्या हुआ, कंपनी ने इशू किया शेयर और दूसरे इन्वेस्टर्स ने उसको ले लिया। इसमें पार्टीज हुई दो, एक इशूअर और एक हुआ इन्वेस्टर। ओके, एक बार ये बात ध्यान से समझना, इसमें है इशूअर और कौन सा है, इन्वेस्टर। ओके, अब इसके बाद ये देखिए एफसीईबी, इसमें है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ये क्या है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल, एक बार इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल, चेंजेबल सिक्योरिटी, सॉरी बॉन्ड्स। ओके, तो ये क्या है, एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हैं ये। इन दोनों में डिफरेंस करेंगे, पहले ये बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें भी वही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट ही पे किया जाता है। ये भी इशू ऑफ द बॉन्ड इज एन इंडियन कंपनी ही इशू कर रही है। द बॉन्ड्स आर सब्सक्राइब्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर से, जो बाहर इंडिया से आउटसाइड रेजिडेंट है वो उसको सब्सक्राइब करते हैं। द बॉन्ड्स आर एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी। इसमें ये बात ध्यान रखना, जो इक्विटी शेयर्स मिलते हैं उसको अनदर कंपनी के मिलते हैं, विच इज कॉल्ड ऑफर्ड कंपनी। ओके, इसमें एक बात अब समझो, जो मैंने लास्ट में उसको बोला कि इसमें एक इश्यूअर होता है और एक इन्वेस्टर होता है, इसमें थ्री पार्टीज होती हैं। ओके, इसमें एक थ्री पार्टीज होती हैं। इसमें क्या होगा कि जो डेट इश्यू करेगा वो अलग होगा, और जो इक्विटी शेयर्स आपको मिलेंगे वो अलग कंपनी के मिलेंगे। ओके, दैट मीन्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की, ये देखिए, इसमें वैसे एग्जांपल दिया भी हुआ है, यही वाला कर लेते हैं हम। फॉर कंपनी एबीसी लिमिटेड इशू एफसीईबीज। ओके, हम ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं जो इसमें राइट डाउन देखिए, एबीसी कंपनी है एक, उसने क्या किया, एफसीईबीज को इशू किया। ये क्या है, इशू कंपनी है ये इशू कंपनी है एसीबी, एबीसी, और इसने किया एफसीईबीज को इशू किया। ओके, और ये किन को इशू किया है हमने, ये किया हमने बाहर इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इन्वेस्टर को क्या कर दिया हमने, ये इशू कर दिए। एफसीईबी किसने इशू किए, एबीसी ने किया। अब उनको जो कन्वर्ट करके क्या मिला, शेयर्स मिले, कौन सी कंपनी के मिले, वो मिले उन्हें एक्स वाई जेड कंपनी के। एक्स वाई जेड कंपनी जो कौन सी कंपनी है, वो इसकी क्या है, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी। ओके, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, एबीसी की कंपनी है। यानी कि एक्सचेंजेबल बोर्ड ने क्या किया है कि एबीसी कंपनी तो इशू कर रही है डेट को, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या ले लिए, डेट परचेज कर लिए। वो किसके परचेज के, एबीसी ने। जब उनको कन्वर्ट करने की बात आई तो कन्वर्ट किसके किए गए, एक्स वाई जेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स उनको दे दिए गए। इक्विटी शेयर्स किसके दिए, एक्स वाई जेड की। तो यही मेन डिफरेंस है इसमें एफसीसीबी में और एफसीईबी में। ओके,
तो ये देखिए डिफरेंस भी पढ़ते हैं, यही सब दिया हुआ है इसी में। देखो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इशूड बाय कंपनी टू नॉन रेजिडेंट गिविंग देम द ऑप्शन convert them into shares of the same company at the predetermined price। क्या था कि उसी सेम कंपनी के शेयर्स उनको इशू किए जा रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में क्या हुआ, are issued by the investment or holding company of a group to non-resident, which are exchangeable for the share of a specified group company at a predetermined price। The key difference is while FCCB इन्वॉल्व जस्ट वन कंपनी, यानी कि एफसीसीबी में क्या हुआ, सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इन्वॉल्व थी, और एफसीईबी में क्या हुआ कि टू कंपनी, एटलीस्ट टू कंपनीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक क्या करती है कि डेट को इशू करती है, और एक क्या करती है कन्वर्ट करके आपको शेयर्स देती है। तो इसमें दो कंपनीज होंगी, ये बात ध्यान रखना, एफसीईबी में और एफसीसीबी में यही डिफरेंस है। ओके, आई होप क्लियर हो गए होंगे दोनों कंसेप्ट आपको। ये तो था कि जब हम बोरोड फंड मीन्स हम उनसे क्या करते हैं, जब हम बोरो करते हैं पैसा तो हम कैसे कैसे फॉर्म में करते हैं। अब आता है कि हम उनको शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। अब शेयर्स इशू करते हैं उसमें भी इनका जो नाम है वो चेंज है। वो क्या आएगा, अब इसमें इसमें बोलते हैं डीआर, डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है, एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स इन इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर अगर अपने फंड्स को रेज कर रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए और आप शेयर्स इशू कर रहे थे, तो आपका नाम क्या था, शेयर। लोकल मार्केट में उसे बोलते हैं शेयर्स। अगर आप वही शेयर्स इन फॉरेन में अगर आप करते हैं, फॉरेन में अगर आप उनको पब्लिकली इशू करते हैं तो वहां पर नाम उनके अलग होते हैं। वहां पर नाम होता है या तो एडीआर या जीडीआर। इनको पढ़ेंगे अब हम। पहले हम ये कंप्लीट डीआर के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में डीआर में क्या क्या होता है। इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको बता देती हूँ। डिपॉजिटरी रिसीट्स allow investors to hold equity share of foreign companies without the need of trade directly on the foreign market। A depository receipt is a type of negotiable financial security that allow investors to hold share in a foreign public company। Foreign public company के shares को hold करना। They are represented by a physical certificate and trade on NSE, okay, National Stock Exchange। एक उन्हें क्या दिया जाता है, एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। द एग्जाम्पल कौन सा होता है इनका, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। एडीआर जो टिपिकली ट्रेड ऑन यूएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो एडीआर होते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये यूएस में ही इशू किए जाते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, और जो जीडीआर होते हैं वो कॉमनली लिस्टेड कहां पर होते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर। एडीआर होते हैं वो हम करते हैं यूएस में, यानी कि अमेरिका में। और जीडीआर जो होते हैं वो हम यूरोप में करते हैं, कंप्लीटली यूरोप में। जीडीआर लिस्टेड कंपनी कहां पर इशू होते हैं, ये एलएससी में होते हैं। ओके, अब इसके कुछ की पॉइंट्स कर लेते हैं। ए डिपॉजिटरी रिसीट इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग शेयर इन ए फॉरेन कंपनी ट्रेडेड ऑन ए लोकल स्टॉक एक्सचेंज। Depository receipts allow investors to hold equity share of foreign companies without the need to trade directly on a foreign market। Depository receipts are more convenient and less expensive than purchasing stock directly in foreign market। Directly अगर हम वहां से परचेज करें उससे बेटर रहता है कि डिपॉजिटरी रिसीट्स को हम इशू करें, वो हमें थोड़ा एक्सपेंस कम रहता है। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखो एक ये इंडियन कंपनी है, अब इसको चाहिए पैसा, ठीक है। अब इस कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब उसने क्या करना है, वो चाहती है कि फॉरेन से अपने फंड को रेज करना चाह रही है, तो वो उसके लिए क्या करेगी, वो अपने शेयर्स को डिपॉजिट करेगी अपने लोकल बैंक में, ठीक है। उसने अपने शेयर्स कहाँ डिपॉजिट करा दिए, दे दिए उसने अपने शेयर्स को डोमेस्टिक कस्टोडियन, उसे हम कस्टोडियन बोलते हैं जब हम डोमेस्टिकली, और उसकी एक ब्रांच क्या होगी, फॉरेन में भी होगी। ओके, अब आपने यहाँ से क्या किया, शेयर्स को डिपॉजिट कर दिए यहाँ पर। उसके बदले फिर उन्होंने क्या किया, ये अब उन्होंने ये न्यूज कहाँ दे दी, अपने जो फॉरेन में बैंक है उसको दे दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हमने शेयर्स को रिसीव कर लिया।
ओके, तो फिर वो क्या करेगी यहाँ पर, वो शेयर्स के बदले यहाँ पर क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है, यानी कि उसके एक शेयर को वो किस में कन्वर्ट करेगी, एडीआर में करेगी। चलो हम एग्जाम सॉरी जीडीआर का है तो जीडीआर को एग्जांपल ले लेते हैं हम, जीडीआर में कन्वर्ट करेगी। वो करेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल $1 अगर रुपीज 70 के इक्वल है, तो इसके इक्विवेलेंट वो क्या करते हैं, जीडीआर को इशू कर देते हैं डॉलर्स में, कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम इशू कर देंगे यहाँ पर जीडीआर का सर्टिफिकेट। फिर वो क्या करेंगे, हम जीडीआर को इशू कर दिए जाएंगे पब्लिकली मार्केट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जीडीआर का सर्टिफिकेट लेंगे और वे क्या करेंगे, हमको फॉरेन कैपिटल देंगे उसके बदले, मीन्स यूएस डॉलर हमें दे देंगे यहाँ पर। अब जो यहाँ पर पैसा जो आएगा वो कहाँ पर जाएगा, कंपनी में चला जाएगा। दैट मीन्स कंपनी को पैसा कैसे मिला, कि उसको क्या करना है, अपने शेयर्स देने डोमेस्टिक कस्टोडियन को, फिर वहां से जाएगा फॉरेन में, फिर वहां से पब्लिकली इशू करके आपको पैसा ऐसे मिलता रहेगा। तो ये होता है इसका प्रॉपर प्रोसेस। यही सेम केस रहता है एडीआर के केस में, बस डिफरेंस यही रहता है, एडीआर जो होते हैं आपके न्यूयॉर्क मार्केट में लिस्टेड होते हैं और जो आपके जीडीआर होते हैं वो लंदन में होते हैं। ओके, तो यही अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स इज अ नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक। इट रिप्रेजेंट शेयर इन ए फॉरेन कंपनी एंड ट्रेड ऑन द लोकल स्टॉक एक्सचेंज इन इन्वेस्टर कंट्रीज। GDR make it possible for a company to assess investors in capital market beyond the border of its own country। तो यही सब बताया हुआ है उसमें कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, फॉरेन कंपनी के हमने जब शेयर्स परचेज करने हो तो हम ऐसा करते हैं, वहां पर इसका कॉमनली नाम होता है जीडीआर, यूज्ड बाय इशूअर टू रेज कैपिटल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्ट सॉरी इंटरनेशनल इन्वेस्टर through private placement or public stock offering. A global depository receipts is very similar to American depository receipts except that the ADR only lists share of the foreign company in US market। अभी मैंने यही बताया कि सिर्फ लिस्टेड वो अमेरिका वाले कहाँ पर होते हैं, न्यूयॉर्क में, और जीडीआर ऑलमोस्ट कहाँ पर होते हैं, लंदन में। ओके, तो ये कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, अमेरिका डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जस्ट ग्लोबल की तरह ही सेम है, बस डिफरेंस वही मैंने आपको बताया कि उसमें लिस्टेड का डिफरेंस है और वो यूएस में ही होते हैं, यूएस में ही इशू किए जाते हैं, और ये हम पूरे यूरोप के अंदर इशू करते हैं। तो ये हमारे सारे क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, हम जहां से फॉरेन से कैपिटल को अपने सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल को एक्वायर कर सकते हैं, हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन डिफरेंस क्या रहता है एडीआर जीडीआर में, थोड़े से पॉइंट्स हैं, ये कर लेते हैं हम। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स बोलते हैं इसको, इसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स बोला जाता है। एडीआरए क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय यूएस बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ओके, और जीडीआर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक्स करते हैं इसको। फॉरेन कंपनीज कैन ट्रेड इन यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और ये कैन ट्रेड इन एनी कंट्री स्टॉक मार्केट अदर देन यूएस स्टॉक मार्केट, मीन्स ये यूएस में नहीं होते हैं और ये यूएस में होते हैं। यूनाइटेड स्टेट डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, और ये कौन से होते हैं, यूरोपियन कैपिटल मार्केट होते हैं। इशू कौन करता है इसको, यहाँ पर तो यूएस करती है और यहाँ पे यूरोपियन करते हैं। और लिस्टेड कहाँ पर होता है ये, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज सच एज नाई एंड नेस्डेक में, और यूएस स्टॉक एक्सचेंज सच एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, तो ये अमेरिका में नेगोशिएशन होता है, इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। मार्केट रिटेल इन्वेस्टर मार्केट होती है, ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट होती है। ओके, तो ये ऑल अबाउट एडीआर जीडीआर था। इस तरीके से हम अपने इंटरनेशनल सोर्स पे अपने फाइनेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने डोमेस्टिक में क्या था कि हमारे नेशनल लेवल तक कंस्ट्रेन, मीन्स हमें एक बाउंड्री थी कि हम वहां तक ही अपने पैसे को रेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अब इतनी ओपन मार्केट, हम कहीं से अपने पैसे को रेज कर सकते हैं। तो हमने किया डोमेस्टिक लेवल पर भी कर लिया, अब हमने कर लिया इंटरनेशनल लेवल पर भी। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम आती है कि करेंसी एक्सचेंज की आती है, तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए आप ये कीजिए कि हमने अपने फंड्स को कैसे कैसे हम रेज कर सकते हैं। आई होप आपको सारा क्लियर हो ही गया होगा।
ये आज हमने इंटरनेशनल लेवल पर किया, कल हमने डोमेस्टिक लेवल पे हमने कंप्लीट कर ही लिया था लास्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा कंप्लीट सोर्स ऑफ फाइनेंस का कि कैसे-कैसे हम अपने फंड्स को रेज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। अगर आपको मेरे को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी अगर आप सजेशन अपना देना चाहें चैनल को लेके तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। ओके? ठीक है। थैंक यू।